हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू एजे स्टडी नई सोच के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं रिवीजन क्लास में जिसमें हम टारगेट किए हैं 2023 एग्ज़ाम को। फ्रेंड्स, हम इस रिवीजन क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे वीडियो लेकर के हम आप लोग के बीच आ रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट में हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक है आप टाइम का आपका 12 बजे, ठीक है, और एक आपका 4 बजे है। 4 बजे जो वीडियो आपके बीच आएगा वो आपका फटाफट जो है 20 ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा। ठीक है, और इसमें हम चर्चा करेंगे कि जितने भी बुक है आपका पढ़ने के लिए क्लास 10th में 2023 एग्ज़ाम के लिए, वे सारे बुक का जो है हम समरी और जो एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हम उसको हम चर्चा करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आप लोग के बीच। वीडियो को केवल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आप अभी जो हम आपको बीच क्लास जो ले रहे हैं, इसको और बेहतर समझ बनाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे। फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो हम अभी क्लास लेंगे, अभी हम संस्कृत का क्लास लेंगे, ठीक है ना। और ये संस्कृत जो हम आपको बताने वाले हैं, इसका रेफरेंस आप टेलीग्राम चैनल पर हम अभी अपलोड करा दिए हैं। PDF 64 पेज वाला PDF। इससे अलग एक भी प्रश्न आपको नहीं बनने वाला है। इसमें व्याकरण भी और पूरा बुक का जो है निचोड़ दिया गया है ना। तो हम उसी को हेल्प लेकर के जो है इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। और आप जब हम बोल रहे हैं तो आप उसी PDF को बेस बनाते हुए जो है अपने बुक में या अपने कॉपी में अंडरलाइन करते चले, है ना, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा और फाजुल सवाल एग्ज़ाम में नहीं बन सकता है। हम अभी जो आप लोग की भी चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पाटलिपुत्र वैभव के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे आलस्य कथा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे एक श्लोक चर्चा करेंगे, नीति श्लोक पाठ, है ना। आपको ये कमेंट करना है कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं, आपको ये कमेंट करना है। और फ्रेंड्स, अभी मेरे पास संस्कृत का जो कि प्यूषम द्वितीय भाग क्लास 10th का बुक भी है मेरे पास। अगर चाहते हैं कि तैयारी को और बेस्ट बनाएं, बेहतर बनाएं, ठीक, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो जब हम बुक खोलते हैं तो बुक के शुरुआती समय में जो है सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप इंट्रोडक्शन को जो है काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे से पढ़ लें। ऐसे हम अभी बताएंगे ही, पूरी बात को अच्छे से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हम लेकर के चल लेते हैं। सबसे पहले पाठ की चर्चा करेंगे पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि जो पाटलिपुत्र वैभव है वह क्या है, तो एक निबंध है। याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है ये प्रश्न कि पाटलिपुत्र वैभव क्या है। जैसे हिंदी की अगर बात कर लेते हैं ना, कि पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से ये बन सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव क्या है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अस्थिर से सुनिएगा, एक एक बात को अंडरलाइन, जिस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है ना। चलिए देखिए, ध्यान देना है। अगर हम आपसे कहें कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, ये 2 नंबर का प्रश्न आप में बन सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको बन सकता है, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र में अगर 2 नंबर के पूछ रहा हो तो हम यहाँ पर लिखने के लिए भी सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है हमें, क्योंकि जब हम लिखित एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर नॉलेज के साथ साथ लिखावट भी काफ़ी मायने रखता है ना। तो लिखने का तरीका भी आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देगा तो डायरेक्टली हम इसको मार्क करेंगे। याद रखना है कि अगर इसका आंसर हमें देना है तो लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र में अनेकों या निम्नांकित विदेशी यात्री आए थे, है ना। निम्नांकित विदेशी यात्री आए थे। हम कह सकते हैं कि मेगास्थनीज, हुआहियान, हुएनसांग, इतिसिंह आदि जैसे जो है अनेकों विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में आए थे। तो इसका जवाब आप इस रूप में दे सकते हैं, है ना। आप जब कोई भी आंसर में एक से अधिक आपको अगर आंसर देना होता है तो उसमें आप गिनती को काउंट करके वहाँ पर नहीं लिखिए। जैसे कि आप लिखिएगा कि पाटलिपुत्र में 4 विदेशी यात्री आए थे, हो सके एग्जाम में आपको 3 याद रहे। एकदम एक एक बात को आपको अमल करना है, समझना है, क्योंकि अगर चाहते हैं कि हम बेस्ट लाएँ, क्लास 10th में हम इस बार बेस्ट करें, एक एक बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर मेगास्थनीज हैं, है ना, फाहियान है, हुएनसांग है, इतिसिंह है, इत्यादि जो है यहाँ पर आए थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको कि मेगास्थनीज किसके समय काल में आए थे, बार बार प्रश्न बनने वाला संभावित प्रश्न, VVI प्रश्न है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। तो देखिए हम पूरे बुक का निचोड़ बता रहे हैं आपको। जो मेरा PDF है 64 पेज वाला, करीब उस पर जो है 5000 व्यू जो है गया हुआ टेलीग्राम पे,
है ना। आप उसमें ऐड कीजिए, जुड़िए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ध्यान से समझना केवल बात को। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, है ना। तो याद रखना है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम के लिए बन जाता है। अगर हम बात करें कि कूटनीतमाख्य के लेखक कौन है, हम जो रेफरेंस ले रहे हैं पढ़ाने के लिए वही PDF 64 पेज वाले PDF से ही पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर PDF खोल करके देखते हैं तो और आपकी नॉलेज जो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि जिस टॉपिक से हम चर्चा कर रहे हैं उसी टॉपिक आपको वहाँ पर PDF पे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कूटनीतमाख्य के लेखक कौन हैं। कूटनीतमाख्य के लेखक याद रखना दामोदर गुप्त। कूटनीतमाख्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य मीमांसा, तो याद रखना है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। या पूछ सकता है कि राजशेखर में निम्न में से कौन सी कृति है। तो काव्य मीमांसा दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। स्थिर से आराम से जितना समझा रहे हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, बार बार देखिए, PDF को देखिए, नोट्स को देखिए बार बार, है ना। वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, मज़ा आएगा आपको। कोई बकवास नहीं, केवल हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे क्योंकि समय कम है आपके बीच। अगर हम बात कर लेते हैं कि यूनान राजदूत कौन थे, यह भी प्रश्न बन जाता है 2 नंबर में। तो यूनान राजदूत कौन थे, तो ये मेगास्थनीज थे। यूनान राजदूत जो है मेगास्थनीज थे, वही यूनान से आए थे, इसलिए उसे यूनान राजदूत कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। बुक में भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्टली हम बुक से ही इसको उठा करके यहाँ पर पेस्ट किए हैं। याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टा अस्ति या आसित, क्योंकि भूतकाल में तो आसित, है ना। याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा व्यवस्था अत्य उत्कृष्टा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है वहाँ की जो नगर की जो शोभा व्यवस्था था वो अति उत्कृष्ट था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, 2 बार याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य अत्य उत्कृष्टा, 2 बात, चंद्रगुप्त मौर्य अत्य उत्कृष्ट। हम साथ साथ याद करने का टेक्निक भी आपको बताते चल रहे हैं, याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, बार बार पूछा गया है। तो याद रखना है बुद्ध काल में जो पाटलिपुत्र का नाम था वह पाटिलग्राम था या पाटलीग्राम था, है ना। पाटलीग्राम या पाटिलग्राम था, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आपको। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये पूछे कि पाटिलग्राम कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी नदी के किनारे, सही पकड़े हैं, गंगा नदी के किनारे, है ना। गंगा नदी के किनारे जो है ये गांव जो है बसा हुआ है। अब यहाँ से ये 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, यानी पाटलीग्राम के बारे में, है ना। पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था, ये एग्जाम में प्रश्न बन जाता है और बना हुआ है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि के बाद कॉमा आपको यहाँ पर देना है कि यह गांव आगे चल कर के महानगर में बदल जाएगा। संस्कृत में ये बात लिखा हुआ है बुक में, है ना। लेकिन हम इसको एग्ज़ाम में पहले 2018 से पहले जो है आपको लिखना होता था संस्कृत में, लेकिन 18 के बाद जो आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं लिखना है, केवल पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद लिखना है, तो वो भी हम आपको जिक्र करवा देंगे, बता देंगे, सारी बात बता देंगे। तो याद रखना है कि ये गौतम बुद्ध जो पाटलिग्राम था उसके बारे में कहा था कि ये आगे चल कर के एक महानगर में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अग्नि और कोलाहल जैसी समस्या जो है होते रहेगी, है ना। ये यहाँ पर कहा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, VVI है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सूत्रा समृद्ध, याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्टता, यहाँ पर अशोक के समय में हम क्या बोल रहे हैं, सूत्रा समृद्ध, क्या बोल रहे हैं, सूत्रा समृद्धम, सूत्रा समृद्धम, याद रखना है अशोक के समय में सूत्रा समृद्धम प्रियदर्शी अशोकस्य, याद रखना है। अगर हम बात करें कि पटना के हम कौन कौन से नामों से अवगत है या कौन कौन से नामों से जो है हम इतिहास में पटना का चर्चा मिलता है,
तो आप लोग को मालूम ही होगा कि जैसे देखिए अब जो 2 नंबर में प्रश्न अगर आपसे बन रहा है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि पाटलिपुत्र यानी पटना का जो है अनेकों नाम से जो है जाना जाता है। पटना को अनेकों नाम से, ये नहीं कि 2 नाम से, 4 नाम से, 5 नाम से, ऐसे नहीं करना, अनेकों नाम से जाना जाता है। जैसे लिख सकते हैं कुसुमपुर, पाटिलग्राम, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि नामों से जो है इसे जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक में? आशा करते हैं कि आप मेरी एक एक बात को समझ रहे हैं और अपने पास जो है PDF को रखे हुए होंगे, बुक खोल के रखे हुए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय कम है और मेहनत थोड़ा सा आपको अगर सही ढंग से सिलसिलेबद्ध तरीके से अगर कर देते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका इस एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर जा सकता है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो संस्कृत है 100 नंबर का है, तो 100 नंबर को हम काफ़ी बेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जब भी हम ये प्रश्न आपको करवा देते हैं टोटल प्रश्न, तो आप क्या करिएगा, या तो आलोक से या कोई भी ऑब्जेक्टिव से आप एक बार ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, या इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि कुमाऊदी महोत्सव किसके शासनकाल में और कब मनाया जाता था। कुमाऊदी महोत्सव, तो याद रखना है कुमाऊदी महोत्सव जो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। गुप्त वंश यानी गुप्त वंशीय शासन काल में जो है कुमाऊदी महोत्सव मनाया जाता था। और ये कब मनाया जाता था, तो ये शीत ऋतु में मनाया जाता था। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में मनाया जाता था। रिकॉल कीजिएगा, जब हम बोल रहे हैं तो रिकॉल कीजिएगा, अपने आप को बोलिएगा, दोहराइएगा बार बार बात को, है ना। अब देखिए यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितने भी हम जो PDF में प्रश्न को डाले हैं वो टोटल के टोटल इम्पोर्टेंट है। बार बार उसको रिवीजन कीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ से बन सकता है कि मुगल वंश काले अस्या नगरस्या समुद्वारो जाता। तो 3 चीज़ हमने आपको बताया। अत्य उत्कृष्टता किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अत्य उत्कृष्टता चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है कि अशोक के समय में कौन है, कैसा व्यवस्था था वहाँ का, ठीक है। और याद रखना है, अब अगर मुगल काल के बारे में बोले तो समुद्वारो जाता, समुद्वारो जाता। अगर हम कह दें कि आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरा विकासो जाता, अगर आंग्ल शासन काल में पाटलिपुत्र का कैसा था, तो ये था सुतरा विकासो जाता। सुतरा विकासो जाता अंडरलाइन यहाँ पर करना है। 2-3 बार रिकॉल कीजिए एक ही बात को, 2-3 बार रिकॉल कीजिए, याद में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से वंश का शासन था, है ना, पाटलिपुत्र में जो है इतिहास में कौन कौन से वंश का शासन था, तो याद रखना है यहाँ पर मौर्य वंश सबसे शक्तिशाली वंश, ठीक है। फिर गुप्त वंश, मुगल वंश और आंग्ल वंश का जो है यहाँ पर शासन देखने को मिलता है, इतिहास में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। याद रखना कौन कौन सा वंश? मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश और आंग्ल वंश का जो है शासन यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम बात कहें कि जो पाटलिपुत्र है उसमें कौन कौन से देवताओं को पूजनीय माना गया है, आप लोग भ्रमण के लिए आए भी होंगे, है ना। तो याद रखना है पालिका देवी और पटन देवी। पालिका देवी और पटन देवी फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि बुक अगर नहीं भी है आपके पास, ठीक है, बुक नहीं भी है, संस्कृत नहीं भी पढ़ने आता है, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। मेरा PDF और जो बोल के हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, बस उस पर ध्यान देना है ना। ऐसे हम पहले जो बहुत सारे वीडियो मेरे ऐसे हैं जो वो हम बता चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुके हैं, बुक भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखना है। और पटना में एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल बना हुआ है। अब तो फ्रेंड्स याद रखना है कि अब तो इससे बड़ा बड़ा कई सारे पुल बन चुके हैं, लेकिन जो बुक में आपका जब बुक छपा गया था तो उस समय जो है चर्चित में जो गांधी सेतु पुल थे वो एशिया के सबसे लंबे पुल में जाने जाता था, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, चेंज नहीं करेगा, याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी 2 नंबर के प्रश्न आपके बीच बन जाता है कि पाटलिपुत्र के वैभवों के बारे में लिखे। वैभव का मतलब दर्शनीय स्थल, मतलब पाटलिपुत्र में देखने योग्य है क्या। वैभव का मतलब, सारे क्वेश्चन के साथ हम आपको आंसर दे रहे हैं, तो एक एक बात पर ध्यान देना है, आपको रिवीजन करना है, समय कम है, बैठे बैठे अभी के अभी टोटल बात को रिवीजन कर लेना है,
क्लियर है ना। ध्यान देना है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से वैभव है, तो आपको लिखना नहीं है कि 4 5 नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है कि पाटलिपुत्र में अनेकों या निम्नांकित वैभव हैं, या पाटलिपुत्र में अनेकों धरोहर हैं, या पाटलिपुत्र में अनेकों दर्शनीय स्थल है। बस लिखने का तरीका सीखना है बाबू, लिखने का तरीका सीखना। अगर लिखने के लिए आ गया ना, लूट लीजिएगा, नंबर को लूट लीजिएगा, है ना। हाँ, एकदम बटोरना है, नंबर को बटोरने का, नंबर को बटोरना है। तो क्या लिखेंगे कि पाटलिपुत्र वैभव में अनेकों दर्शनीय स्थान है, या अनेकों वैभव है, या निम्नांकित वैभव है, या निम्नांकित दर्शनीय स्थान है ना। याद रखना है कौन कौन सा है, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना, महावीर मंदिर, संग्रहालय, फिर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थल यहाँ पर दर्शनीय है, देखने योग्य है, इत्यादि आदि जो है यहाँ पर देखने योग्य मिलता है। ठीक है ना, याद रखना है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जन्म जो है पटना साहिब में ही हुआ था, है ना। अभी इनका जो है जन्म स्थान पर एक बहुत बड़े गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो आप जब भी मौका मिले आप यहाँ पर भ्रमण के लिए अवश्य आएँ, जरूर आएँ। क्लियर है ना फ्रेंड्स। इसमें याद रखना है 2 श्लोक दिया है ना। श्लोक आपको रत्ती भर नहीं याद करना है, श्लोक याद करना ही नहीं है। हम केवल आपको रेफरेंस के तौर पर एक छोटा सा उसका एक बेस बना देंगे कि अगर ऐसा श्लोक के बारे में चर्चा करें तो याद रखना कि हाँ ये पाठ से है। अगर आपको कह देगा अति महातिलकम, अति महातिलकम, ठीक है, बस एक लाइन याद रखना है, अति महातिलकम, ठीक है ना। ध्यान देना है कि ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, पाटलिपुत्र वैभव से। इसमें क्या कहा गया है, गुणगान गाया गया है पाटलिपुत्र का। जैसे कहते हैं दामोदर गुप्त द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो दामोदर गुप्त कहते हैं कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है। दामोदर गुप्त लिखते हैं, लिख देगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि दामोदर गुप्त के अनुसार, क्योंकि नया नया ट्रेंड में क्वेश्चन बनने वाला है, बनेगा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कितना बार बार पूछेगा, तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं कहिएगा सर बताए नहीं थे आप, पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र का वैभव क्या था, या पाटलिपुत्र का कैसा स्थल था। तो देखिए कहता है, दामोदर गुप्त कहते हैं कि आप अगर कहेगा सर कि अगर ऐसा प्रश्न पूछ ही दे तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र, दामोदर गुप्त जो है पाटलिपुत्र वैभव के निबंध माध्यम से जो है कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र जो है वह पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है। शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से जो है अति गौरवशाली है। यह इंद्रलोक के समान माना जाता है ना। किसके समान, इंद्रलोक के समान माना जाता है, याद रखना है। एक और यहाँ पर श्लोक है, तो ये श्लोक में क्या कहा गया है कि जितने भी पाटलिपुत्र वैभव में, जितने भी इतिहास में जो है पाटलिपुत्र में जो लेखिकाएं या लेखक थे, वे सारी लेखिकाओं और लेखकों का जो है वर्णन जो है इस श्लोक के माध्यम में किया गया है। जैसे याद क्या क्या रखना है हमें, पाणिनि है, पिंगल है, व्याडी है, वरुण है, पतंजलि है, लोगों द्वारा जो है इसे परीक्षित होकर के प्रसिद्ध पाई गई है। मतलब पाटलिपुत्र में जो है व्याडी, पतंजलि, वरुण, पिंगल, ये सब के जो द्वारा जो है पाटलिपुत्र की जो प्रसिद्धि और बढ़ी है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। हमें पूरा भरोसा है कि आप पूरे प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे, अपने आप बता देंगे। देखिए हम कुछ आपसे प्रश्न कहेंगे, अपने आप उसका जवाब दीजिएगा। जैसे लिखित प्रश्न में आपको क्या कहा गया है कि कूटनीतिमाख्य काव्य के रचना कौन थे। कूटनीतिमाख्य काव्य कस्य कवि रचना अस्ति, क्या बोलिएगा, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। क्योंकि आपको लिखना नहीं है, केवल ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है ना। 4 ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स एक तरीका हम आपको बता देते हैं कि जब ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन होते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन के सवाल हैं ही नहीं, क्योंकि
पिछले पैटर्न से ही जो है इस बार आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब 100 में आपको 50 मारना है, तो हम क्या करेंगे, जो आता है वही मारेंगे। एक स्पेशल वीडियो में इस पर बनाएंगे कैसे आपको ऑब्जेक्टिव मारना है ना। अभी थोड़ा सा खाली इस पर ध्यान दे देते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं आपकी पाटलिपुत्र कस्य नदया तीरे अवस्थित अस्ति। एक सिंपल है सर, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी तीरे अस्ति, है ना। ये बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत। सर अति उत्कृष्ट आसीत, अभी तो बताए थे आप। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है कंप्लीट है पाटलिपुत्र वैभव। अगर अभी भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम पर भी मिलेगा आपको, और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। पीडीएफ कहाँ से लेना है, एजे स्टडी लाइव से। चलिए अब चले थे दूसरे पार्ट की ओर, जिसमें दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना है, आलस्य कथा। बहुत ही सुंदर कहानी है, याद रखना है, बहुत ही सुंदर कहानी है आलस्य कथा। एक एक बात पर इस पर ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन बनता है। इससे श्लोक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, है ना। कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं आलस्य कथा पाठ की ओर। याद रखना है, आलस्य कथा पाठ की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है, कमेंट कीजिए। सही पकड़े हैं आप, विद्यापति। लेखक गुनगुनाइए, मन में गुनगुनाइए, बोलिए, विचार को प्रकट कीजिए, भावनाओं को प्रकट कीजिए, बोलिए। क्या है, आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। अभी के भी याद कर लेना है, कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। फ्रेंड्स याद रखना है, जो आलस्य कथा पाठ है पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परिछातर नामक ग्रंथ से। कहाँ से लिया गया है, पुरुष परिछातर नामक ग्रंथ से जो है ये लिया गया है। क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए आगे। आलस्य कथा एक उपदेशात्मक लघु कथा। वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। आलस्य कथा पाठ जो है कैसा कहानी है, कथा है, तो ये आपका उपदेशात्मक लघु है। जैसे हम आपको बताएं ना कि पाटलिपुत्र कैसा कहानी है, कैसा गद्य है या पद्य पूछ सकता है, तो ये आपका निबंध बताएं हम आपको। तो यहाँ पर याद रखना, आलस्य कथा पाठ जो है कैसा कथा है, तो ये उपदेशात्मक लघु कथा है। वीवीआई है, अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस पर। अगर आपसे पूछे कि विद्यापति कवि थे, कौन कवि थे, मैथिल कवि थे। कौन कवि थे, मैथिल कवि थे। कौन कवि थे, मैथिल कवि थे। फ्रेंड्स एक हम आपको कहेंगे कि आप कभी सर्च मारिएगा यूट्यूब वगैरह पर कि विद्यापति की एक फेमस घटनाएं थी, उगना वाला है नहीं, उगना वाला जो है कीजिएगा, विद्यापति उगना या उगना की कहानी, कभी सर्च मार के देखिएगा, कभी बहुत मज़ा आएगा, है ना। फेमस है ये मिथिला क्षेत्र में। याद रखना है कि विद्यापति मैथिली, अवहट एवं संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ लिख चुके हैं। विद्यापति जो है मैथिली, अवहट, संस्कृत तीनों ग्रंथों में जो है ये रचनाएं कर चुके हैं। याद रखना है, पुरुष परिछाता में धर्म, अर्थ और काम के विषयों के बारे में कहा गया है। जो पुरुष परिछात नामक ग्रंथ जो लिखे थे विद्यापति, उसमें 3 चीज़ों का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है और काम का वर्णन है। क्लियर है, याद रखना है। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। जिस समय की घटना की कहानी वो बोल रहे हैं, उस समय जो मिथिला क्षेत्र के जो मंत्री थे वो कौन थे, वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। प्रश्न बन जाता है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अंत में आलस्यशाला में कितने आलसी बचते हैं, तो 4 आलसी बचते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में बन चुका है कि अंत में जो है आलस्यशाला में कितने आलसी बचते हैं, तो 4 आलसी बचते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन गया था कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो उसके बाल पकड़ करके जो है बाहर निकाला गया था, बाल से खींच करके जो है बाहर निकाला गया था, है ना। फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि आलस्यशाला में कौन आ गए थे, कौन आलसियों के अलावा कौन आ गए थे, तो धूर्त आलसी। धूर्त मतलब बनावटी, है ना। अभी हम श्लोक के माध्यम से सारे 4 इसमें श्लोक है, शायद 4 के 3 श्लोक हैं, वे श्लोक के माध्यम से हम पूरी बात को, पूरी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं आपको। तो अभी हम जितने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए उसके ऊपर आप रिकॉल कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना।
तब तक हम चल लेते हैं श्लोक 1 के पास। ध्यान देना, बहुत ही सुंदर श्लोक है और श्लोक से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है, लेकिन वो हिंदी में आपको बोला जाएगा, है ना। जैसे को देखिए, एक श्लोक है, निर्गति ना च सर्वो मालस प्रथमो मत। केवल आपको निर्गति च याद रखना, निर्गति च निर्गति च निर्गति च निर्गति च, ठीक है ना। निर्गति च प्रथमो मालस प्रथमो मत किंचीना क्षमते कर तुम जाठरे अपि वहिना। फ्रेंड्स याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि आलस्य कथा पाठ के आधार पर आलसियों के गुणों का बखान करें, तो इसमें जो श्लोक नंबर 1 और 2 जितने तीनों जो श्लोक दिया गया है ना, वो श्लोक के माध्यम से हम उसके गुण के बखान को लिख सकते हैं। तो इसमें भी वही आपका बताया गया है। हिंदी में प्रश्न बन सकता है, लिख लीजिए आप कि आलस्य कथा पाठ के आधार पर आलसियों के गुणों का वर्णन करें, बन सकता है प्रश्न, आप लिख लीजिए, है ना। चलिए, अगर हम आपसे पूछूं कि इसका क्या हुआ सब मतलब, तो देखिए, अगर आपको ये प्रश्न दे दे कि आलस्य कथा पाठ के आधार पर जो है आलसियों के गुणों का वर्णन करें, तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ आलस्य कथा पाठ के आधार पर विद्यापति जो है आलसियों के वर्णन जो है निम्न रूपों में करते हैं, है ना। और जो हम आपको पॉइंट बताएंगे वो पॉइंट के आधार पर जो आप उसे लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि निर्गति च सर्वे मालसा प्रथमो मता किंचीना क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वहिना। याद रखना है कि सारे आलसियों और संकटग्रस्तों का मूल सिद्धांत है, सारे आलसियों और संकटग्रस्तों का मूल सिद्धांत है कि वे भूखे रहना तो पसंद करते हैं। आलसी क्या होते हैं, वे भूखे रहना, पड़े रहेंगे, जहाँ छोड़ दीजिए वो पड़े रहेंगे। भूखे रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। याद रखना है, ये सारे आलसियों का एक मुख्य सिद्धांत है, थ्योरी बन गया, थेल्स प्रमेय जैसा, है ना, कि भूखे रहना तो पसंद करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की जो मेहनत करना वो नहीं चाहते हैं, नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया। दूसरा श्लोक है, स्थिति सौर कड़िया मूल ही सर्वो म अपि सन्हते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धावंती जातवा, है ना। याद रखना है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक विद्यापति द्वारा लिखित आलस्य कथा पाठ से लिया गया है। इसमें जो है विद्यापति जो है आलसियों के गुणों का वर्णन करते हैं, है ना। आलसियों के जो गुण हैं उनके आलसियों का गुणों को बखान करते हैं और वो कहते हैं कि सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे जो है सुख का, लोग क्या है सुख के पीछे भागते हैं, है ना। और जिनको दुख आ जाता है तो वो दुख में जो है तितर बितर हो जाते हैं, है ना। सुख की प्राप्ति के लिए जो है लोग जो है हमेशा आगे तत्पर रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो मनुष्य को ये नहीं मालूम होता है कि सुख मिलेगा कहाँ पे जाकर के, सुख कहाँ पर जाकर के मिलेगा। तो याद रखना है, सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख में देखकर नहीं दौड़ता, है ना। अर्थात सब कोई मुफ्त में मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है कि कौन ऐसा लोग है ना, सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को, जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थी, अभी हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम सब, आप लोग सब स्टूडेंट हैं, है ना। तो एक विद्यार्थी जाति के हम सब लोग हैं। अगर आपको ये पता चले कि फ्री में एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है ना, एक अच्छा मतलब टीचर आपको मिल गया, फ्री में पढ़ा रहे हैं और काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहे हैं, एक एक बात को आपको समझा करके पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर नहीं दौड़िएगा और अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताइएगा, है ना। तो क्या है, इस सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख में देखकर नहीं दौड़ता, है ना। अगर हम आपको कहें कि हम फ्री में अभी आप लोग को बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, फ्रेंड्स बोलिएगा, फिर चलो ना अजय सर जो फ्री में बुक बांट रहे हैं, चलो लेकर के आते हैं, है ना। तो वो भी आपका सब क्या बिरादरी का है, आपके जाति का, विद्यार्थी जाति का, सब मिल करके उसको ग्रहण करना चाहिएगा। तो सभी आलसियों का एक सिद्धांत है कि भूखे रहना ठीक है, लेकिन परिश्रम नहीं करेंगे, है ना। चलिए, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये यहाँ से बन जाता है ना। तो ये आपका है, पतिरेव गति स्त्री नामा बाला नामा जननी गति नालसा नामा गति कांची लोके कारुणिकम बिना। याद रखना है, पतिरेव गति स्त्री नामा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है आपका, है ना, कि पतिरेव गति स्त्री नामा मतलब जिस प्रकार स्त्रियों का रक्षक जो उसके पति होते हैं। खैर ये पहले से लिखा हुआ था, है ना, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है,
ठीक है, सब सबका रक्षक है और सबको मिला करके ही समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पूछा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पति। ठीक है, आगे ध्यान देना है। और बाला नामा जननी गति, हाँ ये सत्य बात है कि जो बालकों के रक्षक होते हैं उसकी माँ होती है, ये सच्चाई है ना। बालकों के रक्षक कौन होती है, वे उसकी माँ होती है। नालसा नामा गति कांचुली के किरम, नालसा नामा गति कांची लोके कारुणिकम बिना। और जो असहाय निर्धन जो आलसी होते हैं उसके रक्षक कौन होंगे, दयावान व्यक्ति। जो व्यक्ति दयावान होंगे वही तो अपने दया को रूप को बखान कर करके जो है उसे दान करेंगे, है ना। जो आलसी होते हैं उसका रक्षक जो है कोई दयावान व्यक्ति के अलावा नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, 3 श्लोक यहाँ पर है। यहाँ पर ये प्रश्न 2 नंबर के कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आलस्य कथा पाठ से जो है, आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, याद रखना क्या शिक्षा मिलती है आलस्य कथा पाठ से। ठीक है, तो याद रखना है कि इसको लिखने का तरीका 2 नंबर आपको उठाना है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षाता नामक ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षाता नामक ग्रंथ से लिया गया है और इस कथा के माध्यम से मानवीय गुणों का बखान, मानवीय गुणों के बखान को अंडरलाइन कर देना है। मेन आपका भाव यही है, मानवीय गुणों का बखान यानी महत्व तथा दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दी गई है ना। दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दी गई है। इसमें कहा गया है, बताया गया है कि परिश्रमी बने, परिश्रमी करें, परिश्रम करें और जो परिश्रम कर कर जो आप प्राप्ति करते हैं उसी से आपकी जो है सुख की प्राप्ति होगी, है ना। परिश्रम कर करके जो आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं उसमें आपको सुख महसूस होगा, उसमें आपको अपनापन फील होगा। एक कहावत है ना कि घर के मुर्गी दाल बराबर, है ना। अगर घर में जो है मुर्गी फार्म खुला हुआ है तो जब मन करे जब से गर्दन दबा करके काट के खा जाओ, लेकिन वही जब मार्केट से खरीदना होगा तो सब भरना पड़ेगा, पैसा का व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। उसमें आप देखेंगे अरे पैसा लगेगा इसमें खरीदने में, तो चलो महीना में 1 बार 2 बार खाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है, याद रखना है। तो ये था और ये आपका सारांश दिया गया है, नोट्स में आपको सारांश दे दिया गया है। जितने भी आपको बात पढ़ा है ना वे सारी बात जो है आपको सारांश में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं क्या, आलस्य ये नृत्य श्लोक पाठ के हम कुछ श्लोक की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10 श्लोक है ना, इसमें से हम कुछ श्लोक की चर्चा कर लेते हैं आप लोग के बीच। अभी कर ले चर्चा, तैयार हैं आप लोग? चलिए तो चल लेते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखना है कि जो नीति श्लोक में जो है नीति की बात बताई गई है। सत्य क्या है, मनुष्य क्या है ना। पुरुष किसे कहेंगे, महापुरुष किसे कहेंगे, नरों में ऊंच किसे कहेंगे, मतलब मनुष्यों के गुण का बखान किया गया है। इसमें निम्न श्लोकों के माध्यम से जो है मनुष्यों के गुणों का बखान किया गया है। एक मनुष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसा त्याग की भावना होना चाहिए, कैसे पथ पर उसको चलना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, मतलब नीति की बात बताया गया है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि विदुर नीति क्या है। आपको ये जो है ना ये वाला पाठ में आपको मिल जाएगा मंगलम नीति श्लोक। देखिए यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया है कि विदुर नीति क्या है ना। हम वही आपको जो है PDF में डलवा दिए हैं, याद रखना है।